हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आपने अभी तक की इन क्लासेस को देख लिया है तो आप इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी उन क्लासेस की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सकते हैं। आज के इस क्लास में मैं आपके साथ बात करूंगा रेजिडेंशियल स्टेटस इन द स्कोप ऑफ टोटल इनकम में जो हमारे दो क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 25 एंड 28, वो मैं आपको कराऊंगा। फिर उसके बाद में अपना चैप्टर स्टार्ट करूंगा जो कि हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ टोटल इनकम। तो उस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सीधा अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो दो क्वेश्चंस करेंगे, देन उसके बाद अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 28 एंड क्वेश्चन नंबर 25, ये दो क्वेश्चंस हमने रखे हुए थे क्लास में डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की उन्होंने मेरे को इमेजेस भेजी हैं ऑन माय टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल। लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी तरफ से कोई इनपुट नहीं आया है। तो ऐसे में मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा, अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है या किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी अभी नॉन क्लैरिटी है, मतलब क्लैरिटी नहीं आ पाई है, तो आप वो बेझिझक होकर मुझसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज विद यू। मैं आपके हर क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। और आपको अगर कहीं किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दैट केस। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन 25 की, जो कि मैंने छोड़ा हुआ था क्लास में डिस्कस करने के लिए, एंड 28। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में अगेन, जैसा कि हमने स्कोप ऑफ द टोटल इनकम में समझा था कि हर इनकम रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होगी, जबकि कुछ इनकम रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होंगी, और कुछ ऐसी इनकम जो नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होंगी। तो इसको हमने एक चार्ट के थ्रू ऑलरेडी समझा था। सभी इनकम आरओआर में टैक्सेबल है, कुछ इनकम आरएनओआर में नहीं है, और कुछ इनकम आरएनआर में भी नहीं है। या मैं कह सकता हूं एनआर में केवल कुछ ही इनकम है जो टैक्सेबल होंगी, बाकी कोई भी इनकम उसके केस में टैक्सेबल नहीं होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। Following are the particular of the income of A for the previous year 2021। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको बतानी है। कंप्यूट हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 इफ ही इज अ रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो आपको आरओआर के केस में और एनआर के केस में बताना है कि कौन कौन सा पॉइंट यहाँ पर टैक्सेबल होगा और कौन सा पॉइंट टैक्सेबल नहीं होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं हमेशा की तरह, आर ओ आर, आर एन ओ आर, सॉरी, नॉन रेजिडेंट। पॉइंट नंबर ए, बी, सी, डी, ई, एफ। कितने पॉइंट्स हैं वहां पर हमारे सामने? जी तक हैं। तो एक एक करके हर पॉइंट की एप्लीकेबिलिटी को समझ लेते हैं, उसका एनालिसिस भी समझ लेंगे, एंड लॉजिक के साथ ये भी देखेंगे कि ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। सबसे पहले आपके सामने है इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। तो एक बात बताइए, रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में तो सभी इनकम टैक्सेबल होंगी, चाहे वो इंडिया में रिसीव हुई है, चाहे वो आउटसाइड इंडिया में अक्रू और अराइज हुई है। तो क्योंकि ये इंडियन कंपनी द्वारा दिया गया डिविडेंड है, लेकिन दिया ये विदेश में है, तो उस केस में रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के लिए ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। अमाउंट यहाँ पर है इसका 1,20,000 रुपए। तो 1,20,000 विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ आरओआर। अब एनआर के केस में क्या है? एनआर के केस में दो एलिमेंट आते हैं। अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव हुई है और अगर कोई इनकम इंडिया में अक्रू और अराइज हुई है,
तो क्योंकि ये इनकम इंडिया में रिसीव नहीं हुई बट अक्रू और अराइज इंडिया में हुई है, हेंस दिस इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट ऑल्सो। तो नॉन रेजिडेंट के केस में यहाँ पर 1,20,000 रुपए आ जाएंगे। इसके बाद आपके सामने पॉइंट है पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन यूएसए। आपको इंडिया के पिछले एम्प्लॉयर से, जो कि आपका कभी एम्प्लॉयर रहा होगा, उससे आपको पेंशन मिली है, लेकिन पेंशन का अमाउंट आपको यूएसए में मिला। तो क्योंकि यहाँ पर डीम्ड इंडिया में हो गया, अक्रू इंडिया में हो गया, तो इस केस में यहाँ पर माना जाएगा कि आरओआर के हाथ में ये अमाउंट टैक्सेबल होगा एंड द अमाउंट इज 1,80,000। अब नॉन रेजिडेंट के केस में देखिए, अगेन अक्रू और अराइज इंडिया में ही हुआ है, ऑल्दो रिसीव आउटसाइड इंडिया है, बट अक्रू और अराइज क्योंकि इंडिया में हो गया, तो ये इसके केस में भी टैक्सेबल हो जाएगा। पॉइंट नंबर सी पर वापस आते हैं। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम अ बिजनेस इन पेरिस विच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया, हाफ ऑफ द प्रॉफिट बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। तो रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में तो ये पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होने वाला है, बिकॉज ये अराइज इन इंडिया है, अक्रू और अराइज इन इंडिया है, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। तो आरओआर के केस में तो आपको देखना ही नहीं है कि क्या है, यहाँ तो सिंपल टैक्सेबल करना है, बिकॉज उसके हाथ में सभी इनकम टैक्सेबल होने वाली हैं। तो यहाँ पर जो इसका अमाउंट है दैट इज 2 लाख रुपीज। तो आप यहाँ पर 2 लाख रुपए आरओआर के केस में टैक्सेबल कर देंगे। अब बात करते हैं एनआर के केस में। तो एनआर के केस में केवल 2 ही एलिमेंट है, या तो कोई इनकम उसे इंडिया में रिसीव हुई हो, या कोई इनकम इंडिया में अक्रू और अराइज हुई हो। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पॉइंट नंबर सी में आपने जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है, उसमें से केवल 50%, हाफ ऑफ द पोर्शन, मतलब 50% ही पोर्शन आपने इंडिया में रिसीव किया है। तो इन दैट केस नॉन रेजिडेंट के हाथ में केवल वही पोर्शन टैक्सेबल होगा जो यहाँ पर इंडिया में रिसीव हुआ है, जो कि हमारा केवल 50% एलिमेंट है। तो यहाँ पर केवल 1 लाख रुपए टैक्सेबल होगा इन दी हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट। पॉइंट नंबर डी में क्या लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान एंड रेमिटेड टू इंडिया। अब देखिए आरओआर के केस में इंडिया की जो एग्रीकल्चर इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन अगर इंडिया के बाहर कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो उस पर कोई एग्जेम्पशन नहीं है, हेंस इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट। जबकि अगर मैं नॉन रेजिडेंट के केस में बात करूं, तो नॉन रेजिडेंट के केस में ना तो ये इनकम इंडिया में रिसीव हुई है, ना ही ये इनकम इंडिया में अक्रू और अराइज हुई है, तो इसलिए ये नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होगी। इसके बाद आपके सामने पॉइंट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड रिसीव्ड देयर। एक प्रॉपर्टी है इंग्लैंड में है, उससे आपको इनकम मिली और वहीं पर आपको रिसीव भी हुई। तो अब ऐसे में आरओआर के केस में तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज आरओआर के केस में सभी इनकम टैक्सेबल है। तो यहाँ पर जो अमाउंट है इसका 4 लाख रुपीज, that is taxable in the hands of ROR, but it will not be taxable in the hands of NR, क्योंकि ना तो ये इंडिया में रिसीव हुई है और ना ही इंडिया में अक्रू और अराइज हुई है। पॉइंट नंबर एफ, पास्ट फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया। तो इसके लिए मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि अगर कोई पास्ट इनकम है जो पहले कभी टैक्सेबल नहीं हो पाई और वो इंडिया में रेमिट हुई है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द रेमिटेंस इट विल नॉट बिकम टैक्सेबल, क्योंकि वो पहले टैक्सेबल नहीं हो पाई थी तो अब उसको टैक्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पर चाहे आप रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, चाहे आप नॉन रेजिडेंट है, इट विल नॉट बिकम टैक्सेबल। लास्ट आपके पास पॉइंट है गिफ्ट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय ए आउटसाइड इंडिया ऑन 5th of August 2020 फ्रॉम वाई अ रेजिडेंट इन इंडिया। तो आपको गिफ्ट मिला है, वाई से मिला है, लेकिन वो गिफ्ट बाहर मिला है और जो वाई है वो एक रेजिडेंट है इंडिया का। तो ऐसे में आरओआर के केस में इट विल बी टैक्सेबल, और नॉन रेजिडेंट के केस में हमने क्या देखा था,
अगर कोई अमाउंट आपको इंडिया में रिसीव हो या कोई अमाउंट इंडिया में अक्रू और अराइज हो जाए। तो क्योंकि ये अमाउंट इंडिया में अक्रू और अराइज हो गया है, गिफ्ट गिवन बाय द वाई इज द रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड हेंस इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट ऑल्सो। तो यहाँ पर 1,20,000 रुपए इस केस में भी टैक्सेबल हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपका जो भी टोटल अमाउंट आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ आरओआर और इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट। तो यहाँ पर आप कंप्यूट कर लीजिएगा, जो भी इसका टोटल आता है वो वैल्यू आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड एवरीवन इज क्लियर टिल येट। तो एक एक पॉइंट को मैंने लॉजिक के साथ आपके साथ डिस्कस किया है कि क्यों टैक्सेबल है, क्यों टैक्सेबल नहीं है। एंड आई होप आपने अभी तक के जो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे इन्हीं लॉजिक के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा और आप मुझसे अपने आंसर टैली कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप पर, जैसी भी आपकी कन्वीनियंस है आप मुझसे अपने आंसर टैली करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25, जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है एंड दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि उस एक क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर किए हैं जिससे कि हमारा पूरा चैप्टर एक ही बार में रिवाइज हो जाएगा। स्कोप ऑफ द टोटल इनकम, किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, किसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, विच इज ऑन द पेज नंबर 13। तो वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 25। 25 में भी हमें वही बताना है कि कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल है और किसके लिए टैक्सेबल नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। Compute the total income in the hands of an individual being a resident and ordinarily resident, resident but not ordinarily resident, and non-resident for the assessment year 2021। तो 20-21 के लिए आपको बताना है कि इसमें से किसके लिए इनकम टैक्सेबल होगी और किसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है, इसी तरह से काफी सारे पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले पॉइंट उठा लेते हैं। पहला नंबर पर जो हमारे सामने पॉइंट है दैट इज द इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स, 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। तो आपके पास यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स हैं, वो आपको इंटरेस्ट मिला और उसमें से 50% जो इंटरेस्ट है वो आपको इंडिया में मिला। अब देखिए यहां पर फिर से एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। In case of a ROR, in case of a RNOR and in case of a NR। तो यहां पर मैंने सबसे पहले रख दिया है ROR, फिर RNOR और फिर मैंने रखा है यहां पर NR। तो यहां पर जो आपको इंटरेस्ट मिला है एक यूके वाली बॉन्ड्स पर, उसमें फुल अमाउंट में से 50% आपको इंडिया में रिसीव हुआ। तो आरओआर के केस में क्योंकि पूरी इनकम टैक्सेबल होती है, तो आरओआर के केस में आपका ये अमाउंट जो कि 10,000 रुपए का है पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। जबकि आरएनओआर के केस में आपको देखना है कि अमाउंट इंडिया में रिसीव हुआ या इंडिया में अक्रू या अराइज हुआ, और एनआर के केस में भी आपको वही देखना है। तो यहाँ पर क्योंकि केवल 50% अमाउंट ही आपको इंडिया में रिसीव हुआ है, तो आप आरएनओआर के केस में और एनआर के केस में केवल 5,000 रुपए ही टैक्सेबल करेंगे, ना कि पूरे 10,000 रुपए। इसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट में क्या है, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई 50% इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो आपको चेन्नई में कोई इनकम हुई है और 50% आपने उसमें इंडिया में रिसीव किया, तो चेन्नई तो इटसेल्फ इंडिया है। तो ऐसे में यहाँ आरओआर के केस में ये पूरी की पूरी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर आरओआर के केस में लिख देते हैं 20,000। अब बात करते हैं आरएनओआर के केस में, इनकम अराइज और अक्रू इन इंडिया। एनआर के केस में भी इनकम अराइज और अक्रू इन इंडिया है, हेंस इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ आरएनओआर एज वेल एज एनआर। थर्ड नंबर पॉइंट,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। आपने इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचे लेकिन अमाउंट आपने लंदन में जाके रिसीव किया, तो आरओआर के केस में इट विल बी टैक्सेबल, क्योंकि आरओआर को तो सभी इनकम पर टैक्स देना है। देन इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ आरओआर। अब बात करते हैं आरएनओआर और एनआर के केस में। तो क्योंकि आरएनओआर के केस में आपको देखना होता है कि अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया और अक्रू और अराइज इन इंडिया, तो यहाँ पर जो शेयर आपने बेचे हैं वो इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, हेंस इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ आरएनओआर, क्योंकि यहाँ पर इनकम अक्रू और अराइज इंडिया में हो गई है। और एनआर के केस में भी सेम यही लॉजिक काम करेगा कि ये अक्रू और अराइज इंडिया में हुआ है, हेंस इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एनआर ऑल्सो। तो यहाँ पर 20,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट एज वेल एज रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। डिविडेंड फ्रॉम अ ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। आपको ब्रिटिश कंपनी के शेयर्स पर डिविडेंड मिला और लंदन में मिला, तो देखिए आरओआर के केस में तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, इंडिया में कमाया तब भी, इंडिया के बाहर कमाया तब भी, तो आरओआर के केस में ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा 5,000। जबकि रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली में ना तो ये इंडिया में रिसीव हुआ है ना ये इंडिया में अक्रू और अराइज हुआ है, और सेम इज द केस विद एनआर, तो ये यहां पर टैक्सेबल नहीं होगा। इसके बाद वापस आते हैं पॉइंट नंबर 5। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी 50% ऑफ प्रॉफिट आर रिसीव्ड इन इंडिया। आपने जर्मनी में कोई प्लांट बेचा, वहां पर आपको प्रॉफिट हुआ 40,000 रुपए का, आप उसमें से 50% इंडिया में ले आए। तो यहां पर देखिए क्या है, आरओआर के केस में तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि पूरी इनकम पर टैक्स है, जबकि नॉन रेजिडेंट और आरएनओआर के केस में क्योंकि 50% अमाउंट ही इंडिया में रिसीव हुआ है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन इंडिया यहां पर 20,000 टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। पॉइंट नंबर 6, इनकम अर्न फ्रॉम अ बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली 40,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो 70,000 रुपए की आपको इनकम हुई है, उस 70,000 रुपए में से आप ये कहते हैं कि 40,000 रुपए मुझे इंडिया में मिला, और ऐसे बिजनेस से जो जर्मनी में हुआ है लेकिन कंट्रोल दिल्ली से होता है, इंडिया से होता है। तो आरओआर के केस में पूरा का पूरा 70,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। आरएनओआर के केस में भी पूरा टैक्सेबल होगा, बिकॉज आरएनओआर में थर्ड कंडीशन थी, अगर आप ऐसे किसी बिजनेस से इनकम कमाते हैं विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, हेंस दैट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ आरएनओआर। तो 70 का 70 पूरा टैक्सेबल हो जाएगा आरएनओआर के केस में, जबकि नॉन रेजिडेंट के केस में ये टैक्सेबल नहीं होगा और केवल उतना ही पोर्शन टैक्सेबल होगा जो कि इंडिया में रिसीव हुआ है। तो इंडिया में रिसीव हुआ है केवल 40,000 रुपए, तो यहां पर नॉन रेजिडेंट के केस में 40,000 रुपए की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंदन। तो कोई बिजनेस है जो दिल्ली में चलता है लेकिन कंट्रोल किया जाता है उसको लंदन से, 15,000 रुपए की इनकम है। आरओआर के केस में तो आपको सोचना ही नहीं है, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ आरओआर। अब आरएनओआर के केस में देखिए बिजनेस कहां पर है, दिल्ली में, इनकम अक्रू कहां हुई, दिल्ली में, अराइज कहां हुई, दिल्ली में। एनआर के केस में देखिए इनकम अक्रू और अराइज कहां हुई, दिल्ली में, इसका मतलब इंडिया में, हेंस इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ आरएनओआर ऑल्सो नॉन रेजिडेंट। इसके बाद पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 8, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन अ इंडियन बैंक एट लंदन ब्रॉट इनटू इंडिया। तो यहाँ पर कंप्यूटेड वैल्यू दी हुई है, कंप्यूटेड का मतलब आपको याद होगा जो हाउस प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था 30% की डिडक्शन मिलती है, तो वो डिडक्शन माइनस करने के बाद ही यहाँ पर वैल्यू दी हुई है विच इज अ कंप्यूटेड वैल्यू। तो केस क्या है,
एक हाउस प्रॉपर्टी है लंदन में, वहां से आपको इनकम हुई, आपने वहां पर इंडियन बैंक की एक ब्रांच में अमाउंट जमा करा दिया और बाद में आप उसे इंडिया लेके आ गए। 50,000 रुपए की इनकम है। आरओआर के केस में तो सोचना ही नहीं है, इट इज टैक्सेबल, ग्लोबल इनकम है। अब बात करते हैं नॉन रेजिडेंट के केस में। तो नॉन रेजिडेंट के केस में क्योंकि ये इनकम इंडिया में ना रिसीव हुई है ना ये अक्रू और अराइज हुई है, हेंस इट इज नॉट टैक्सेबल। एंड सेम इज द केस विद आरएनओआर, ना तो ये इनकम इंडिया में रिसीव हुई है ना ये अक्रू और अराइज हुई है, इसलिए इसके केस में भी टैक्सेबल नहीं होगी। पॉइंट नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज एन ऑन एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। तो आपको डिवेंचर पर इंटरेस्ट मिला ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। इंडियन कंपनी के डिवेंचर्स पर आपको इंटरेस्ट मिला है लेकिन वो लंदन में मिला है। तो रेजिडेंट, ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में ये टैक्सेबल हो जाएगा। आरएनओआर के केस में भी टैक्सेबल होगा क्योंकि ये अक्रू और अराइज इंडिया में हुआ है, इंडियन कंपनी का डिवेंचर है। और नॉन रेजिडेंट के केस में भी टैक्सेबल हो जाएगा। वापस आते हैं पॉइंट नंबर 10, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन। आपने सर्विस रेंडर करी है इंडिया में, इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया, हेंस भले ही आपको पैसा कहीं भी मिला हो, भले ही आपको इंडिया में मिला हो या आउटसाइड इंडिया मिला हो, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ आरओआर। अमाउंट है इसका 8,000। तो 8,000 रुपए टैक्सेबल होंगे इन द हैंड्स ऑफ आर एन ओ आर ओ आर। और क्योंकि ये अक्रू और अराइज इंडिया में है तो ये 8,000 रुपए आर एन ओ आर और नॉन रेजिडेंट इनके केस में भी टैक्सेबल हो जाएंगे। वापस आते हैं 11, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन बॉम्बे मैनेज फ्रॉम लंदन, पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन बर्मा। तो यहां पर क्या हुआ है, आपको एक प्रॉफिट आया है बिजनेस से जो कि बॉम्बे में है, लेकिन वो बिजनेस मैनेज किया जाता है लंदन से, फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन बर्मा। आपको अमाउंट बर्मा में मिला है, सर्विस आपने इंडिया में रेंडर करी है, बिजनेस लंदन से मैनेज होता है। तो यहां पर भी देखा क्या जाएगा, इनकम अक्रू और अराइज कहां पर हुई है, बिकॉज बिजनेस बॉम्बे में है तो यहाँ पर अक्रूवल और अराइज का जो ओरिजिन है वो इंडिया माना जाएगा, हेंस इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ आरओआर, आरएनओआर एज वेल एज नॉन रेजिडेंट। तो तीनों ही केसेस में ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। द अमाउंट इज 26,000। वापस आते हैं पॉइंट नंबर 12, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान रिसीव देयर। आपको पाकिस्तान की एक प्रॉपर्टी पर इनकम मिली और आपने वहीं पर उसको रिसीव किया। आरओआर के केस में तो सोचना ही नहीं है, इट इज टैक्सेबल। अमाउंट है इसका 16,000। तो 16,000 रुपए आप टैक्सेबल करेंगे इन केस ऑफ आरओआर, जबकि ये आरएनओआर और एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं पास्ट फॉरेन इनकम अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पॉइंट नंबर 13 है। तो पास्ट अनटैक्स्ड इनकम मैंने आपको बताया था टैक्स नहीं होगी, अगर वो पहले टैक्स नहीं हो पाई तो वो बाद में टैक्स नहीं की जाएगी। तो ये जो 5,000 रुपीज है इट विल बी एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल, चाहे आप आरओआर हो, चाहे आप आरएनओआर हो, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, आपको इस पर टैक्स नहीं देना है। पॉइंट नंबर 14, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। आपको नेपाल में कोई एग्रीकल्चर लैंड पर इनकम मिली, तो मैंने आपको बताया इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, आउटसाइड इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है। तो ये जो 18,000 रुपए हैं इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ आर ओ आर बट नॉट इन द हैंड्स ऑफ एनआर और आर एनओआर। इसके बाद हमारे सामने आता है पॉइंट नंबर 15, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन कीनिया
which was set up in India, received there but spent in India. आपने एक ऐसे प्रोफेशन से इनकम कमाई जो सेटअप इंडिया में हुआ है, लेकिन एक्चुअली में वो इनकम आपने कीनिया में कमाई है, 5,000 रुपए की इनकम। तो आरओआर के केस में तो टैक्सेबल हो ही जाएगी, यहां तो सोचना ही नहीं है। जबकि आरएनओआर के केस में भी टैक्सेबल हो जाएगी, बिकॉज वहां पर लिखा हुआ था एनी इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया अगेन फ्रॉम द बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और द प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया। तो यहाँ पर ये 5,000 रुपए इस केस में टैक्सेबल हो जाएंगे, जबकि नॉन रेजिडेंट के केस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, तो ये यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होंगे। इसके बाद हमारे सामने है पॉइंट नंबर 16, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन ओकेजन ऑफ वेडिंग। तो अगर आपको वेडिंग पर कोई गिफ्ट मिलता है, तो वेडिंग पर अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो जब मैं आपको गिफ्ट वाला एक चैप्टर पढ़ाऊंगा अदर सोर्सेज में, सेक्शन 56, वहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपको वेडिंग पर कोई गिफ्ट मिलता है तो वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना होता। तो यहां पर ये नील रहेगा इन तीनों ही केसेस में। इसके बाद है हमारे सामने पॉइंट नंबर 17, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आपको एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपके सेविंग बैंक अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट दिया है, तो ये इंटरेस्ट इनकम भी आपके हाथ में टैक्सेबल होती है, और ये तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होगी, चाहे आप आरओआर हैं, चाहे आप आरएनओआर हैं, या चाहे आप नॉन रेजिडेंट ही क्यों ना हो। तो यहां पर अमाउंट देख लेते हैं कितना है, 12,000 रुपए। 12,000 इस केस में भी आएगा और नॉन रेजिडेंट के केस में भी आ जाएगा। पॉइंट नंबर 18, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया कंट्रोल्ड फ्रॉम रशिया। आपने बिजनेस से इनकम कमाई है, रशिया में बिजनेस है और कंट्रोल भी रशिया में होता है। आरओआर के केस में तो टैक्सेबल होना ही है, यहां तो कुछ सोचना ही नहीं है। 20,000 रुपए विल बी टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ आरओआर, जबकि आरएनओआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगा और एनआर के केस में भी टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आरओआर के केस में ना तो ये इंडिया में रिसीव हुआ है, ना इंडिया में अक्रू और अराइज हुआ है। एनआर के केस में भी ऐसा ही है, ना तो ये रिसीव हुआ, ना अक्रू और अराइज हुआ, हेंस इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ आरएनओआर और एनआर। पॉइंट नंबर 19 है हमारे सामने, डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। तो ये जो डिविडेंड है इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं आपको चैप्टर 1 बता रहा था कि पहले डिविडेंड एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर टैक्सेबल हो गया है। इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला है, तो ऐसे में ये तीनों के ही केस में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर चाहे आप रेजिडेंट ऑर्डिनरली हैं, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हैं, चाहे आप आरएनओआर हैं। तो नीचे क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, आरएनओआर और एनआर। तो ये 5,000 रुपए तीनों ही केसेस में टैक्सेबल हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट है हमारे सामने, पॉइंट नंबर 20, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन राजस्थान। तो मैंने आपको बताया था इंडियन लैंड, अगर इंडिया में आप कोई एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं एग्रीकल्चर लैंड से, तो वो इनकम आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होती है, हेंस इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन एनी हैंड्स, ना तो आरओआर, ना आरएनओआर और ना ही एनआर। तो अब आप यहां पर इसका टोटल कर लीजिएगा, टोटल आपका जो भी आता है इन सभी वैल्यूज का, उस टोटल के बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा काम और करना है, डिडक्शन अप्लाई करनी है। ये डिडक्शन मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको डिडक्शंस का चैप्टर पढ़ाऊंगा प्रॉपर, वहां पर मैं आपको बताऊंगा एक डिडक्शन होती है जो कि सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट के नाम पर आपको दी जाती है। तो अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट है और वहां से आपको कोई
इंटरेस्ट की इनकम आती है तो 10,000 रुपए तक की इंटरेस्ट की इनकम की आपको डिडक्शन दे दी जाती है अंडर सेक्शन 80 TTA। ये एक सेक्शन है जो आपको 10,000 रुपए तक के इंटरेस्ट की डिडक्शन देता है अगर आपको सेविंग बैंक अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट इनकम आती है। तो यहाँ पर जो भी इसका टोटल आएगा, जो आप अभी ऊपर करके टोटल करेंगे, उसमें से आप 10,000 रुपए की डिडक्शंस माइनस कर देंगे तीनों ही केसेस में, क्योंकि ये डिडक्शन तीनों को ही मिल जाती है। एंड अकॉर्डिंगली जो भी आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा, दैट विल बी द टैक्सेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ ROR, RNOR और NR। ठीक है जी, यहाँ तक। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर यहां तक आपकी क्लैरिटी डेवलप हो गई है, अंडरस्टैंडिंग आपके पास आ गई है, तो आई बिलीव अब आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ही क्यों ना आपसे पूछा जाए, या आप अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई है तो मैं एक पॉइंट पर वापस आना चाहूंगा। मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है पेज नंबर 10 पर, ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया था इनकम अंडर सेक्शन 9, इस पर क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो स्टूडेंट्स ने काफी बार इसे पढ़ा, पढ़ने के बाद भी इन्हें बात समझ नहीं आ रही है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है। तो अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये इनकम मैं आपको लिंक करके बताऊंगा जैसे जैसे मैं बाकी चैप्टर्स पर आऊंगा। तो जब मैं आपको बाकी चैप्टर्स बताऊंगा और वहां पर इसका कहीं रेफरेंस आएगा तो मैं यहाँ पर आपको लिंकिंग करके बताऊंगा। बट स्टिल अगर किसी को स्पेसिफिकली इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कॉल कर सकता है मेरे नंबर पर, जो कि मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, विच इज 9711156308। आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके ये वाला पॉइंट समझ सकते हैं अगर किसी को एक्चुअली में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अदरवाइज आप वेट करिए, ये ओवर द सिलेबस जैसे जैसे मैं सिलेबस में आगे बढ़ूंगा ये वाला सेक्शन मैं आपको बार बार दिखाऊंगा और बार बार मैं यहाँ पर आपसे रीड करवा के इसको कंप्लीट करूंगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको इतना समझ आ गया है तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ टोटल इनकम। ऐसी इनकम्स जो हमारी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती है। मतलब वो इनकम जो इनकम तो है, हमारी इनकम को बढ़ाती भी है, लेकिन हम उस पर टैक्स नहीं देते या हमारी इनकम में वो जोड़ी नहीं जाती है, जस्ट बिकॉज दोज इनकम आर एग्जेम्प्ट। वो इनकम हमारी एग्जेम्प्ट इनकम होती है। एक चीज याद रखिएगा। चलिए चैप्टर पर आते हैं, फिर आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये है वो हमारा चैप्टर इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ टोटल इनकम, जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती है। तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले बता देता हूं, बार बार आप नोटिस करेंगे कि वही चीज आपके सामने आएगी। इनकम टैक्स में जब भी किसी इनकम को एग्जेम्प्ट किया जाता है, इनकम टैक्स में जब भी किसी इनकम को एग्जेम्प्ट किया जाता है, मान लीजिए कोई आइटम है, आइटम ऑफ इनकम, और सरकार चाहती है कि हम इस इनकम को एग्जेम्प्ट कर दें, तो उस एग्जेम्प्ट इनकम को मेंशन किया जाता है सेक्शन 10 में। तो सेक्शन 10 जो है वो आपकी एग्जेम्प्ट इनकम की बातें करता है। इनकम टैक्स का जो सेक्शन 10 है वो कहता है कि कौन कौन सी इनकम है जो एग्जेम्प्ट इनकम होंगी। तो यहां पर जब आप चैप्टर पढ़ेंगे इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ टोटल इनकम, तो यहां पर आप देखेंगे जितनी भी इनकम यहां पर मेंशन की गई हैं, जिन्हें एज ए एग्जेम्प्ट इनकम कहा गया है, वो सभी इनकम सेक्शन 10 में मेंशन की गई है। मतलब यहां पर हर वो इनकम जिसको एग्जेम्प्ट कहा गया है या एग्जेम्प्ट का दर्जा दिया गया है, वो सभी इनकम सेक्शन 10 में मेंशन होंगी। ठीक है जी, अगर यहां तक की बात क्लियर है तो आगे चले। अब सबसे पहले पढ़िए आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नोट्स में।
all receipts which give rise to the income are taxable in the hands of income tax act. हर वो आपको प्राप्त हुआ पैसा, भाई आपको कोई पैसा प्राप्त होता है जो आपकी इनकम को बढ़ा देता है, ध्यान रखिएगा मेरे वर्ड्स पर, अगर कोई आपको अमाउंट रिसीव हुआ जिससे आपकी इनकम बढ़ गई तो उस पर आपको टैक्स देना होता है, दैट इज द टैक्सेबल इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हर वो रिसीप्ट जो आपकी इनकम को बढ़ा देती है वो आपके लिए इनकम है और वो आपके लिए टैक्सेबल इनकम है, अनलेस तब तक it is specifically provided that it does not form part of a total income। तब तक ऐसा होगा जब तक आपको स्पेसिफिकली कोई इनकम ना बता दी जाए या ना कह दी जाए कि ये इनकम आपकी एग्जेम्प्ट इनकम होगी या ये इनकम आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनाई जाएगी। देखिए चैप्टर का नाम यही है ना, इनकम्स, मतलब वो इनकम विच जो कि डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ ए टोटल इनकम, जो आपकी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती है। तो यहां पर आपको वो इनकम समझाई जाएंगी, वो इनकम एक्सप्लेन की जाएंगी या वो इनकम सिखाई जाएंगी जो आपकी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती हैं, आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सच इनकम which do not form part of a total income may also be called as exempt income। आप इन्हें exempt income के नाम से जानते हैं। तो ये वही इनकम है जो आपकी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनी है और इसी को हम exempt income के नाम से जानेंगे। इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, there are various item of income referred to in a different clauses of section 10 are exempted from the total income of an SSC। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारी आइटम है, बहुत सारी आइटम है जो सेक्शन 10 के मल्टीपल क्लॉजेस में लिखी हुई हैं और जो आपकी एग्जेम्प्ट इनकम बनती हैं। These income are known as exempted income। Consequently, such income shall not enter into the computation of total income। तो जब आप किसी भी पर्सन की टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं उसमें इन इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बिकॉज दीज आर द एग्जेम्प्टेड इनकम। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है यहाँ, मोरओवर there are certain other incomes which are included in the total income but are wholly or partly allowed as a deduction in computation of a total income under chapter 6A। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, ये इनकम टैक्स में दो अलग अलग बातें हैं, एक है एग्जेम्पशन, एक है डिडक्शन। मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बताई थी। एग्जेम्पशन मतलब कोई इनकम जो आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है आप उसे इनकम का पार्ट ही नहीं बनाएंगे, आप उसे इनकम में नहीं जोड़ेंगे। लेकिन जो डिडक्शंस हैं वो आपकी इनकम में से माइनस की जाएंगी। इसका मतलब उस पर्टिकुलर आइटम को पहले आप अपनी इनकम में जोड़ेंगे, इनकम में जोड़ने के बाद उसकी जो डिडक्शन है, चाहे वो फुल डिडक्शन आपको मिले चाहे उसका पार्ट आपको डिडक्शन में मिले, मतलब चाहे आपने फुल्ली उसको अलाउड करवा लिया या उसका हो सकता है एक पर्टिकुलर पार्ट आपने अलाउड करवाया एज ए डिडक्शन, तो वो आपका माइनस कर दिया जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूं। मान लीजिए ये एक 100 रुपए की इनकम है, मैं ये कहता हूं कि ये एग्जेम्प्ट इनकम है। तो जब आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे तो इस 100 रुपए को आप उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जबकि डिडक्शंस के केस में क्या होगा, पहले आप 100 रुपए प्लस करेंगे और फिर बाद में आप उसकी डिडक्शन माइनस कर देंगे, जो भी आपका अमाउंट निकल के आएगा। अगर आपको याद हो तो पिछले केस में ही देखिए, यहां पर जो 10,000 रुपए मैंने आपको डिडक्शन दी थी अंडर सेक्शन 80 TTA, तो ये 10,000 रुपए मैंने यहाँ पर इंक्लूड भी किए थे। ये 10,000 रुपए मेरे इंक्लूड हुए थे। यहाँ पर देखिए 12,000 रुपए मैंने इंटरेस्ट की इनकम जोड़ी थी। तो पहले ये इनकम मेरी प्लस हुई, बाद में मेरे को डिडक्शन दे दी गई एज ए पार्ट ऑफ डिडक्शन और उसको मेरी इनकम में से माइनस कर दिया गया। तो एग्जेम्पशन में ऐसा नहीं है, एग्जेम्पशन में आप उस इनकम को प्लस ही नहीं करोगे, जोड़ोगे ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं करोगे। जबकि डिडक्शन में क्या होगा, पहले इनकम में जोड़ी जाएगी,
उसके बाद आपको डिडक्शन दी जाएगी, चाहे वो डिडक्शन पूरे अमाउंट की हो, चाहे वो पार्ट ऑफ द अमाउंट की क्यों ना हो। तो यहाँ पर आपको एक बहुत खास ध्यान रखना है, जो मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, student should note a very important difference between the exemption and the deductions under chapter 6A। तो देखिए यहाँ पर exemption क्या लिखी हुई है, the income which are exempt under section 10 will not be included for the computing total income। तो अगर कोई इनकम exempt है तो आप उसे इनकम में इंक्लूड ही नहीं करोगे। जबकि डिडक्शंस के केस में क्या होगा, income from which a deduction are allowable under chapter 6A will be first included in the gross total income। पहले आप उसे GTI में इंक्लूड करेंगे, and then deduction will be allowed from GTI, और उसके बाद आप GTI में से उसकी डिडक्शन माइनस करेंगे। आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये जो एग्जेम्प्ट इनकम होती हैं स्टूडेंट्स, ये आपकी 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपकी जो एग्जेम्प्ट इनकम होती हैं ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला पार्ट मेंशन किया गया है सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 होगा, उसके फिर बहुत सारे क्लॉजेज होंगे। सेक्शन 10 का क्लॉज 1, 2, इस तरह से बहुत सारे क्लॉजेज आएंगे आपके सामने। तो ये जो आपकी एग्जेम्पशन है, एग्जेम्प्टेड इनकम्स हैं, ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। सबसे पहला पार्ट आपके सामने है सेक्शन 10, जिसका नाम आप देख सकते हैं, इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन। एक ऐसी इनकम जो इंक्लूड नहीं की जाएगी व्हाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन। दूसरे नंबर पर, इनकम ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश्ड यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर कोई इनकम स्पेशल इकोनॉमिक जोन की न्यूली एस्टेब्लिश्ड यूनिट कमाती है तो वो इनकम भी एग्जेम्प्टेड इनकम होगी। ये सेक्शन 10AA में मेंशन किया गया है। थर्ड, इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। तो अगर कोई इनकम आप ऐसी प्रॉपर्टी से कमाते हैं जिस प्रॉपर्टी को रखा गया है फॉर अ चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, तो वो इनकम भी आपकी एग्जेम्प्ट इनकम होती है। ये बात लिखी हुई है सेक्शन 11 से लेके सेक्शन 13 के बीच में। तो सेक्शन 11, 12 और सेक्शन 13, ये 3 सेक्शन डील करते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में जिन्हें हेल्ड किया गया है फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, और उनसे आने वाली इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। फोर्थ नंबर पर आपके सामने है पॉलिटिकल पार्टीज की इनकम। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है और वो इनकम कमाती है तो वो इनकम भी एग्जेम्प्ट होगी। ये सेक्शन है सेक्शन 13A। तो सेक्शन 13A बात करता है पॉलिटिकल पार्टीज की इनकम की एग्जम्पशन के बारे में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकम ऑफ एन इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो अगर आप इलेक्टोरल ट्रस्ट हैं और आपकी कोई इनकम आती है, वो इनकम भी आपकी एग्जेम्प्ट है एज पर सेक्शन 13B। तो सेक्शन 13B के अकॉर्डिंग आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है अगर आप इलेक्टोरल ट्रस्ट है। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं आपको बता दूं, पॉइंट नंबर CDE ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओनली पॉइंट नंबर A एंड पॉइंट नंबर B आपके लिए काम के हैं। ये आपका सिलेबस का पार्ट है, आपको ये 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं और नीचे के जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपको नहीं पढ़ने। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये आप सिलेबस से बाहर कर दीजिए। इनकी इनकम को आपको नहीं समझना, ना ही पढ़ना है। आपको जो पढ़ना है वो केवल ये वाले 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 10 और सेक्शन 10AA। इनकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी व्हाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन। तो ये आपको यहां पर पढ़ना है, ठीक है जी। इसके बाद आपके सामने आता है कुछ लिस्ट है एग्जेम्पशंस की जो आपको डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में दी जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके पास 5 हेड्स ऑफ इनकम आएंगे। इनकम अंडर हेड सैलरी,
इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर हेड पीजीबीटी, इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन्स एंड इनकम अंडर हेड अदर सोर्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिडक्शंस, कुछ एग्जम्पशंस लिखी हैं विच आर गिवन इन द रिस्पेक्टिव हेड्स। ये आपको केवल अपने अपने रिस्पेक्टिव हेड्स में दी जाएंगी। जैसे सैलरी हेड जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये वाली सारी एग्जम्पशंस दिखाई जाएंगी या पढ़ाई जाएंगी। तो इसको मैं अभी आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, जब मैं आपके साथ रेलेवेंट चैप्टर पर आऊंगा, जब मैं आपको सैलरी हेड पढ़ाऊंगा, वहां पर मैं आपके साथ इसकी बातें करूंगा। इसी तरह जब मैं आपको डिडक्शंस का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको कुछ ये एग्जम्पशंस दी जाएंगी। आई विल डिस्कस द सेम जब मैं आपके साथ डिडक्शंस का चैप्टर कवर करूंगा। तो अभी आपको ये नहीं देखनी है, ना ही आपको पढ़नी है, ये डिडक्शंस के चैप्टर में कवर की जाएंगी। ऑल्दो आप इसकी एक रफ रीडिंग जरूर ले सकते हैं, जब भी आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो आप इसकी एक रफ रीडिंग ले लीजिएगा कि अल्टीमेटली कौन कौन सी एग्जम्पशंस हैं जो आपको सैलरी के हेड में दी जाएंगी, जो आपको डिडक्शंस के चैप्टर में दी जाएंगी, और जो आपको आगे भी बता रहा हूं अदर सोर्सेज में या कैपिटल गेन में या क्लबिंग में दी जाएंगी। तो ये आप जस्ट एक रीडिंग करिएगा, इस पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं मारना है। ये आपको रेलेवेंट चैप्टर्स में मैं आपको बता दूंगा, जैसे जैसे हम हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे या पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर आपको इस पर क्लैरिटी दे दी जाएगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके सामने एक लिस्ट है, जिस लिस्ट में मैंने सेक्शन वाइज आपको सभी एग्जाम्पशंस हेडिंग वाइज दी हुई हैं। मतलब कौन सी एग्जाम्पशन कौन से सेक्शन में लिखी हुई है और वो किस चीज की एग्जाम्पशन है, वो यहाँ पर मैंने आपको एक लिस्ट दी है। काफी लेंथी लिस्ट है, इसमें से कुछ एग्जाम्पशन आपके सिलेबस का पार्ट है, कुछ एग्जाम्पशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट ये मैंने फिर भी यहाँ पर इसलिए रखी है ताकि जब मैं आपको आगे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा और उसमें कोई आइटम आ जाएगी व्हाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम, तो मैं आपको यहाँ पर वापस लेके आऊंगा, यहाँ से आपको लिंकिंग दिखाऊंगा और उसका रेफरेंस दूंगा कि देखिए ये इनकम एग्जेम्प्ट होती है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ये बात इस वाले सेक्शन में लिखी हुई है। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, जब मैं आपके साथ टोटल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जहां पर एक मुझे फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन दी होगी, टोटल इनकम मुझे कंप्यूट करनी होगी किसी पर्सन की, तो वहां पर एक आइटम लिखा होगा, कोई भी आइटम हो सकता है। मान लीजिए एक आइटम वहां लिखी हुई है कि आपको ये इनकम मिली, तो वो इनकम एग्जेम्प्ट है या नहीं, ये मुझे इस वाली पूरी लिस्ट से पता चलेगा। तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ये वाली इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ये बात लिखी हुई है सेक्शन 10 में। और तब मैं आपको इसी वाले नोट्स पर वापस लेके आऊंगा, इसी पेज पर दिखाऊंगा कि देखिए वो जो आइटम वहां लिखी हुई है दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर दिस सेक्शन। ऐसा करके मैं आपको इसकी लिंकिंग दिखाऊंगा। हो सकता है वहां पर एक और आइटम हो जो आपको मैं बताऊं कि देखिए दैट इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर दिस सेक्शन। तो इस तरह से आपको लिंकिंग दिखाऊंगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे इसी पर अपने आप डेवलप हो जाएगी। और इस लिस्ट को हम अकॉर्डिंगली कंप्लीट कर लेंगे कि कौन कौन सी डिडक्शंस हैं, कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं, कौन कौन सी ऐसी इनकम है which is exempt under the income tax act while computing the total income of any person। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपके सामने एक लिस्ट रखी है, इस लिस्ट को हम नहीं देखेंगे और ना ही हमें ये लिस्ट पढ़नी है। हमें इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ हमारी एप्लीकेबल रेलेवेंट एग्जाम्पशंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इस लिस्ट के नीचे मैंने वो दी हुई है। तो ये लिस्ट मैंने क्यों रखी है यहाँ पर, क्योंकि ये लिस्ट मेरे काम आएगी जब मैं टोटल इनकम वाला चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूंगा। वहां पर कुछ आइटमें ऐसी आ जाएंगी हमारे सामने विच आर एग्जेम्प्ट अंडर द इनकम टैक्स, तो वो मैं आपको यहाँ से रेफरेंस लेते हुए दिखाऊंगा कि देखिए वहां पर मैंने आपको बताया था या वहां पर मैंने आपको ये कहा था कि ये वाली आइटम, ये वाली इनकम एग्जेम्प्ट होती है एज पर सेक्शन 10, तो वो यहाँ पर लिखी हुई आपको मिल जाएगी। और जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो मैंने आपको नीचे ऑलरेडी दी हुई है।
तो इस लिस्ट का आपको क्या करना है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अभी आप कुछ नहीं करेंगे, पढ़ना चाहे तो पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहे तो आप इसे मत पढ़िए। ये आपके काम की लिस्ट अभी नहीं है, ये जब आपके काम की लिस्ट आएगी मैं आपको खुद इन नोट्स पर वापस लेके आऊंगा और आपको इनका रेफरेंसेस दूंगा। आपके जो काम की लिस्ट है वो दी गई है स्टूडेंट्स पेज नंबर, आप देखिए पेज नंबर 3 पर भी यहाँ पर पूरी लिस्ट ही चल रही है। इसके बाद पेज नंबर 4 पर आप आएंगे तो यहाँ भी पूरी लिस्ट ही चल रही है। यहां तक आपके काम की जो बात स्टार्ट होती है वो यहां से होती है। तो ये वो जो आइटम अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, दीज आर इन योर सिलेबस। आपको इन आइटमों को तो खास तौर पर ध्यान रखना है कि ये इनकम एग्जेम्प्ट है और ये इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? अगर डाउट नहीं है तो मैं अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करता हूं, जिसमें मैं आपको एक एक करके वो आइटम्स बताऊंगा, वो इनकम्स बताऊंगा विच आर एग्जेम्प्ट व्हाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन। तो सबसे पहले आप देखिएगा, आपके सामने एक आइटम है, अमाउंट रिसीव्ड बाय मेंबर फ्रॉम द इनकम ऑफ HUF। अगर कोई HUF का मेंबर HUF से कोई इनकम रिसीव करता है तो वो इनकम इन द हैंड्स ऑफ मेंबर एग्जेम्प्ट होती है। ये बात मैंने लिखी है, बोली है, अब इसको लिख के समझ लेते हैं। आपको पता होगा HUF अलग है और इंडिविजुअल जो कि मेंबर है ऑफ HUF ये अलग है। ऐसा मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि HUF अलग पर्सन है, इंडिविजुअल अलग पर्सन है। ऑल्दो इंडिविजुअल जो है मेंबर है HUF का, तो एज ए मेंबर ऑफ HUF ये इससे कुछ अमाउंट रिसीव करता है। मान लीजिए HUF ने प्रॉफिट अर्न किया, तो मान के चलते हैं HUF ने प्रॉफिट अर्न किया 2 लाख रुपए का। ये 2 लाख रुपए उसने अपने 2 मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 1 लाख रुपए उसने ए को दे दिए, 1 लाख रुपए इसने बी को दे दिए। अब ये जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, HUF क्योंकि अलग टैक्स होता है, HUF पर अलग इनकम टैक्स है और इंडिविजुअल पर अलग इनकम टैक्स है। मतलब HUF अपनी कमाई गई इनकम पर इनकम टैक्स दे देता है, उस इनकम टैक्स को देने के बाद जो उसका प्रॉफिट बचता है उसे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है टू इट्स मेंबर। तो ऐसे में जो अमाउंट HUF ने पे किया होगा अपने मेंबर को, तो मेंबर के हाथ में उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, बिकॉज HUF ने ऑलरेडी उस अमाउंट पर इनकम टैक्स पे कर रखा है। देखिए HUF की 3 लाख रुपए की इनकम थी फॉर एग्जाम्पल, 3 लाख रुपए पर जो भी इसका टैक्स बनता था वो इसने टैक्स पे कर दिया। टैक्स पे करने के बाद जो इसके पास अमाउंट बचा, प्रॉफिट बचा, उसको इसने 2 हिस्सों में बांट दिया, ए को और बी को। तो जो ए और बी को पैसा मिला वो तो उस अमाउंट में से मिला ना जिस अमाउंट पर ऑलरेडी इनकम टैक्स पे हो चुका था। तो जब ए को ये पैसा फिर से मिलेगा या जब ए के पास ये पैसा पहुंचेगा तो ए इस पर टैक्स नहीं देगा, बी के पास जब पैसा पहुंचेगा बी भी इस पर टैक्स नहीं देगा, क्योंकि HUF हैज ऑलरेडी पेड द टैक्स ऑन दैट अमाउंट। तो सेक्शन 10 में ये बात लिख दी गई, स्पेसिफिकली लिख दी गई कि अगर कोई HUF मेंबर को पैसे देता है या मेंबर HUF से पैसे लेता है तो उस पैसे पर HUF के मेंबर के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। दैट इनकम विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ मेंबर ऑफ HUF। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई है तो अब एक बार इसको रीड करके देख लीजिए, आपको पूरा पॉइंट समझ आ जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पर, HUF is a person and hence a unit of assessment under the act। HUF एक अलग पर्सन है, इंडिविजुअल अलग पर्सन है, तो क्योंकि HUF एक पर्सन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो उसका जो असेसमेंट होता है वो भी अलग से
होता है। असेसमेंट का मतलब जब उसकी इनकम कंप्यूट की जाती है, असेस की जाती है, टैक्स निकाला जाता है, अलग से निकाला जाता है। इनकम अर्न बाय एचयूएफ इज असेसेबल इन ऑन हैंड्स। जो इनकम निकलती है ना एचयूएफ की, वो एचयूएफ के हाथ में ही टैक्सेबल होती है। एचयूएफ की इनकम पर कोई पर्सन टैक्स नहीं देता, एचयूएफ की इनकम पर कोई कर्ता टैक्स नहीं देता, एचयूएफ की इनकम पर मेंबर टैक्स नहीं देता। एचयूएफ की इनकम पर एचयूएफ ही टैक्स देती है। तो क्योंकि एचयूएफ ऑलरेडी टैक्स दे चुकी है, सो टू प्रिवेंट द डबल टैक्सेशन of one and same income once the hands of a HUF which earn it and again in the hands of member when it is paid to him। तो डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो रही थी? देखिए, जब ये इनकम एचयूएफ ने कमाई और उसने टैक्स दे दिया, फिर इसी इनकम को इसने मेंबर को दिया और मेंबर से हम फिर से टैक्स मांग लें, तो वो तो एक ही इनकम के ऊपर दो बार टैक्स हो गया। एचयूएफ ने जब कमाई तब भी टैक्स मांग रहे हो, जब मेंबर के हाथ में आ रही है तब भी टैक्स मांग रहे हो, तो एक ही इनकम पर दो बार टैक्स कैसे मांग सकते हो? तो डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, जो कि क्रिएट हो रही थी जब एचयूएफ ने टैक्स दे दिया था और जब वो पैसा मेंबर के हाथ में जा रहा था उससे भी टैक्स मांग रहे थे, तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए यहां पर इन्होंने बोला कि अगर कोई अमाउंट मेंबर रिसीव करता है फ्रॉम द एचयूएफ, जिस अमाउंट पर एचयूएफ ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी है, तो उस अमाउंट पर मेंबर टैक्स पे नहीं करेगा, वो इनकम मेंबर के हाथ में एग्जेम्प्ट इनकम हो जाएगी। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द एग्जेम्पशन अप्लाइज ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ अ पेमेंट मेड बाय द एचयूएफ टू इट्स मेंबर आउट ऑफ द इनकम ऑफ अ फैमिली। मतलब जो एचयूएफ की इनकम थी उसमें से अगर कोई पैसा मेंबर को दिया जाएगा, एग्जेम्प्ट है क्योंकि एचयूएफ ऑलरेडी उस पर टैक्स दे चुका है। आउट ऑफ द इनकम ऑफ अ इम्पार्शिएबल एस्टेट बिलोंगिंग टू द फैमिली। तो अगर कोई इम्पार्शिएबल एस्टेट है उसमें से अगर कोई अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है टू अ मेंबर, तो उस अमाउंट पर भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, बिकॉज एचयूएफ ऑलरेडी उस अमाउंट पर इनकम टैक्स पे कर चुका है इन देयर ओन हैंड्स ओनली। ठीक है जी, इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। एचयूएफ द्वारा अगर उसकी इनकम में से या उसके इम्पार्शिएबल एस्टेट में से कोई अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है टू इट्स मेंबर, देन वो अमाउंट मेंबर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है। एक और आइटम समझिए, मान लीजिए एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, यहां पर उसने सेल लिखी, जो भी सेल है और भी आइटम होंगी, यहां पर उसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर आ गया, उसके बाद कुछ खर्चे आ गए, यहां पर फाइनली नेट प्रॉफिट आ गया। अब मान लीजिए ये जो नेट प्रॉफिट है दैट इज 3 लाख रुपीस। इस 3 लाख रुपए में से सबसे पहले फर्म टैक्स पे करेगी, तो मैं यहां पर लिखता हूं नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपए है। फर्म के ऊपर आपको याद होगा 30% का टैक्स था, 90,000 रुपए यहां पर टैक्स पे कर दिया, तो अब फर्म के पास 2,10,000 रुपए का प्रॉफिट बच गया। इस प्रॉफिट को फर्म 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। आई एम एज्यूमिंग 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तो ए को मिला 70,000 रुपए, ए के पास आ गया 70,000 रुपए, बी के पास आ गया 70,000 रुपए और सी के पास आ गया 70,000 रुपए। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, सी के पास आ गया 70,000 रुपए। अब क्योंकि तीनों के पास 70,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं, मेरा क्वेश्चन ये है क्या ये 70,000 रुपए जब पार्टनर को मिले
पार्टनर को मिले 70,000 रुपए, क्या उस पर इनकम टैक्स पे होगा या नहीं होगा? अगेन आप लॉजिक लगा के देखिए, एचयूएफ वाला जो मैंने अभी आपको बताया, एचयूएफ ने प्रॉफिट बांटे थे इनकम टैक्स पे करने के बाद, तो क्या इस फर्म ने भी जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट निकाला, उस 3 लाख रुपए में से टैक्स पे कर दिया, टैक्स पे करने के बाद जो अमाउंट बचा, उस अमाउंट को ही तो इसने अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ए को, बी को और सी को। यस और नो? यस। तो क्योंकि यहां पर फर्म ने भी अपने प्रॉफिट में टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचा था, उसी प्रॉफिट को यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया है अमंग्स द पार्टनर। तो यहां पर जो पार्टनर को पैसा मिला वो एग्जेम्प्ट इनकम हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, ओनली इफ पार्टनरशिप फर्म हैज ऑलरेडी पेड द टैक्स ऑन दैट प्रॉफिट। तो अगर फर्म ने उस पर टैक्स दे दिया है, then in that case that amount will be exempted in the hands of partner। तो पार्टनर के हाथ में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। यहाँ सेक्शन 10 क्लॉज 2A provides that partner share in the total income of a firm which is separately assessed, जो कि अलग से असेस हो गई है, as such shall not be included in the computing the total income of a partner। उस अमाउंट को, उस पर्टिकुलर इनकम को आप इंक्लूड नहीं करेंगे while computing the total income of a partner। In effect, a partner's share of a profit in such firm is exempt from the tax in the hands of partner। तो जो पार्टनर को उसकी फर्म से प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, उस प्रॉफिट के शेयर को पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, वो पार्टनर के हाथ में कंप्लीटली एग्जेम्प्ट इनकम बन जाएगी। अगर ऐसी सिचुएशन है, वैसे तो यही सिचुएशन है, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो। मान लीजिए फर्म ने अपना प्रॉफिट निकाला 3 लाख रुपए, ये केस 1 है। इसने टैक्स पे किया 30% के हिसाब से 90,000, बैलेंस बच गया 2,10,000 रुपए। इसने 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए बी सी। 70,000 रुपए ए से मिल गए, 70,000 रुपए बी को मिल गए, 70,000 रुपए सी को मिल गए। नाउ इट इज exempt in the hands of partner। क्यों exempt है? लॉजिक मत भूलिएगा, because firm has already paid tax। why it is exempt? because firm has already paid tax। इंटरप्रिटेशन ये निकल के आती है कि अगर फर्म ने टैक्स पे कर दिया है तो पार्टनर के हाथ में वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर फर्म ने टैक्स पे कर दिया है तो पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यही इंटरप्रिटेशन आपने निकाली, लेकिन ऐसी इंटरप्रिटेशन गलत है। यहां पर सीबीडीटी के सामने क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? सीबीडीटी के सामने किसी ने ये क्वेश्चन रेज किया कि भाई मान के चलो फर्म को एग्जेम्पशन मिल जाती है टैक्स पे ना करने की, या टैक्स पे करने की एग्जेम्पशन मिल जाती है, आप टैक्स नहीं पे करेंगे फॉर एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, डिडक्शन मिल गई, एग्जेम्पशन मिल गई, बेनिफिट मिल गया, वॉट एवर द नेम इज कॉल्ड। फर्म ने टैक्स नहीं पे किया क्योंकि उसको एग्जेम्पशन मिल गई है। अब फर्म ने क्योंकि टैक्स नहीं पे किया तो उसका जो इनकम रह गया वो 3 लाख रुपए रह गया, और अब उसने तीनों पार्टनरों को 1-1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए। 1 लाख ए को दिया, 1 लाख ही उसने बी को दिया, और 1 लाख ही उसने सी को दिया।
तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर फर्म को एग्जम्पशन मिल गई थी, अगर फर्म को बेनिफिट मिल गया था टैक्स ना पे करने का और उसने टैक्स नहीं पे किया और बिना टैक्स पे किए ये प्रॉफिट उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन दी ए बी एंड सी, तो क्या अब ए के हाथ में ये टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन ये है। तो यहां पर सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन दी, यहां पर सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन देके क्लियर किया कि ये स्टिल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक उन्होंने दिया। उन्होंने कहा फर्म को अगर एग्जम्पशन मिली है तो वो फर्म का एक सेपरेट मैटर है। फर्म को एग्जम्पशन नहीं मिलती, वो टैक्स पे करती, टैक्स पे करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करती। तो फर्म को अगर एग्जम्पशन मिल गई है तो वो फर्म के लेवल पर बात खत्म हो गई। फर्म को एग्जम्पशन मिली, फर्म ने टैक्स नहीं पे किया, इससे पार्टनर की इनकम पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। पार्टनर की टैक्सेबिलिटी एज इट इज है। इट मींस पार्टनर अभी भी उस पर टैक्स नहीं देगा। देखिए क्या लिखा सर्कुलर में, क्या इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी। An issue has arisen as to the amount which would be exempted in the hands of partner of a partnership firm in cases where the firm has claimed exemption या deduction under chapter 3 और chapter 6A। तो अगर किसी वजह से फर्म ने डिडक्शन क्लेम कर ली है या फर्म ने एग्जम्पशन क्लेम कर ली है तो उसका इंपैक्ट पार्टनर पर नहीं आएगा। तो देखिए सीबीडीटी ने क्या बोला है यहाँ पर। CBDT has clarified that income of a firm is to be taxed in the hands of firm only। इनकम फर्म की इनकम के हाथ में, फर्म के हाथ में ही टैक्सेबल होती है। एंड द सेम कैन अंडर नो सर्कमस्टांसेस टू बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ इट्स पार्टनर। और फर्म की जो इनकम है वो पार्टनर के हाथ में कभी भी टैक्स नहीं हो सकती। फर्म अलग है, पार्टनर अलग है, दोनों अलग अलग लीगल सेपरेट एंटिटीज होती हैं, दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। तो अगर फर्म टैक्स नहीं दे पाई या फर्म ने टैक्स नहीं दिया ड्यू टू एनी एग्जम्पशन, ड्यू टू एनी डिडक्शन, तो वो पार्टनर के हाथ में टैक्स नहीं की जा सकती, उस इनकम पर पार्टनर टैक्स नहीं देंगे। देयरफॉर द एंटायर प्रॉफिट credited to the partner's account in the firm would be exempted from the tax in the hands of such partner। तो जितना भी आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्रेडिट किया है उनके लेजर्स में, उनके नाम के आगे, वो पार्टनर की इनकम नहीं बनाई जाएगी। दैट इज स्टिल एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ सच पार्टनर्स इवन इफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स बिकम नील इन द हैंड्स ऑफ द फर्म। चाहे फर्म ने उस पर कोई भी टैक्स ना दिया हो, ऑन अकाउंट ऑफ एनी एग्जम्पशन और डिडक्शन अवेलेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट के रहते हुए अगर फर्म को एग्जम्पशन या डिडक्शन मिल गई है एंड अकॉर्डिंगली उसने कोई टैक्स नहीं दिया है, तो तब भी उस वाले इनकम पर, उस वाले डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पर पार्टनर टैक्स नहीं देगा, वो पार्टनर के हाथ में फिर भी एग्जेम्प्ट ही रहेगी। आई होप आपको ये प्रोविजन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे सामने एक और छोटा सा आइटम है इनकम का, विच इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट, विच इज interest on money standing to the credit of individual in his NRE account। तो NREs को जो इंटरेस्ट मिलता है, NREs को जो इंटरेस्ट मिलता है उनके सेविंग अकाउंट पर या उनके बैंक अकाउंट पर जो उन्होंने मेंटेन किया है, उस इंटरेस्ट को भी एग्जेम्प्ट इनकम रखा जाएगा। उस इनकम पर भी इनकम टैक्स नहीं मांगा जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में यहाँ पर। In the case of an individual, any income by way of interest on money standing on his credit to a non-resident external account। NRE का मतलब हुआ non-resident external account। तो जो NRE अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलेगा इन एनी बैंक इन इंडिया, इंडिया में हो कोई भी बैंक हो, इन अकॉर्डेंस विद द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा के अकॉर्डिंग वो अकाउंट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है।
एंड द रूल मेड देयर अंडर, और उन रूल्स में जो उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो रूल यहाँ पर बनाए गए हैं वुड बी एग्जेम्प्ट, वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड सच इंडिविजुअल इज अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एज डिफाइंड इन फैमा, तो जो फैमा में डिफाइन किया गया है एनआरई एनआरआई वो होना चाहिए, एंड a person who has been permitted by the Reserve Bank of India to maintain such account, और वो पर्सन जिसको आरबीआई ने परमिट कर रखा हो वो अकाउंट मेंटेन करने के लिए। तो अगर आप सिंपल सा केस है एनआरआईज हैं, एनआरई अकाउंट होल्ड करते हैं, तो एनआरई अकाउंट पर जो आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा वो इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट होगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, उस पर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं पे करना है, ऐसा सेक्शन 10 के अंदर लिखा हुआ है कि वो इनकम आपकी एग्जेम्प्ट इनकम हो जाएगी। इसके बाद आइएगा पेज नंबर 5 पर, रेम्यूनरेशन रिसीव बाय इंडिविजुअल हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हैं और आपको रेम्यूनरेशन मिलती है तो वो रेम्यूनरेशन भी आपकी एग्जेम्प्ट इनकम मानी जाएगी, बशर्ते आप कुछ कंडीशन पूरी करेंगे जो इस सेक्शन में लिखी हुई है। तो सबसे पहले पॉइंट आपके सामने आएगा, रेम्यूनरेशन रिसीव बाय ऑफिशियल ऑफ एम्बेसीज दैट इज ऑफ अ फॉरेन स्टेट, तो अगर आप रेम्यूनरेशन रिसीव करते हैं बाय एज ए ऑफिशियल ऑफ एम्बेसीज, मतलब आप एम्बेसी में काम करते हैं और आप फॉरेन स्टेट में डेप्यूटेड हैं, आपको रेम्यूनरेशन मिलती है, तो वो रेम्यूनरेशन आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, आपको उस पर इनकम टैक्स नहीं पे करना होगा। इस बात को आप यहां से रीड कर सकते हैं, आपको इजीली यहां से समझ आ जाएगी व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। दूसरे नंबर पर आपके सामने आता है रेम्यूनरेशन रिसीव फॉर सर्विसेज रेंडर इन इंडिया एज एन एम्प्लॉय ऑफ अ फॉरेन एंटरप्राइजेस, आप फॉरेन एंटरप्राइजेस हैं, फॉरेन एंटरप्राइजेस होने के नाते आप उनके एम्प्लॉय हैं और इंडिया में अपनी सर्विस रेंडर कर रहे हैं, तो जो आपको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा दैट इज आल्सो एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। इसको आप यहां से रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगा। मैं ये क्यों आपको रीड नहीं करा रहा हूं, बिकॉज इट इज टेकिंग अ सो मच ऑफ टाइम जस्ट इन अ रीडिंग, तो अगर मैं केवल रीडिंग कराऊं आपको तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगी, तो इट इज बेटर एंड एडवाइजेबल टू यू कि आप इन्हें घर से रीड करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डेवलप हो पाए। जो मैं आपको क्लास में बता रहा हूं वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, बट द डिफरेंस इज ये बुक है जो आपको बोल के नहीं बताएगी, मैं आपको बस बोल के बता रहा हूं, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस इन बुक एंड मी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं इन पॉइंट्स के बारे में, बिकॉज ये बहुत ज्यादा टाइम लेंगी रीड करने में, फिर आपको उसका इंटरप्रिटेशन बताने में, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखी है, आप इन्हें एक बार रीड करें। अगर आपको फिर भी कहीं कोई डाउट है, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछें, मैं डेफिनेटली आपको वहां पर क्लैरिफिकेशन दूंगा। बट जस्ट टू रिड्यूस द टाइम एंड द सेव द टाइम, ये मैं आपको होमवर्क रीडिंग के लिए दे रहा हूं कि आप इसे घर से एक बार रीड करें व्हाट एग्जैक्टली इज रिटन इन द पर्टिकुलर सेक्शंस। थर्ड नंबर पर आपके सामने आता है सैलरी रिसीव बाय अ नॉन सिटीजन और नॉन रेजिडेंट फॉर अ सर्विस रेंडर इन कनेक्शन विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ फॉरेन शिप, तो अगर आप फॉरेन शिप के साथ एंगेज हैं, वहां पर आप एम्प्लॉय हैं और आपको रेम्यूनरेशन मिलती है, सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी भी आपकी एग्जेम्प्टेड सैलरी में काउंट की जाएगी और वो आपकी इनकम में नहीं जोड़ी जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क रीडिंग। एंड लास्ट but not the least D part, remuneration received by a foreign government employee during their stay in India for specific training या specified trainings। तो अगर आप मान लीजिए फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आप यूएसए गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आप इंडिया आए हैं, कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए आए हैं, 15 दिन 20 दिन 1 महीना 6 महीना पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए आप इंडिया आए हैं, और आपको जो सैलरी मिलती है उस दौरान वो सैलरी भी आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनाई जाएगी, वो सैलरी भी आपकी एग्जेम्प्ट इनकम मान ली जाएगी। ये बात यहां लिखी हुई है कुछ कंडीशंस के साथ, जिसे आप एक बार घर से पढ़ के आएंगे। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स रॉयल्टी इनकम और फीस।
आप इसे एक बार घर से होमवर्क में दे रहा हूं, इसे रीड करिएगा, इजीली आपको समझ आ जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल चीज नहीं है। इसके बाद आपके सामने आता है पेमेंट टू भोपाल गैस विक्टिम। तो आपको याद होगा बहुत साल पहले भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हुई थी। उस ट्रेजेडी में जो विक्टिम्स हैं, अगर उन्हें कोई पेमेंट की जाती है एज ए भोपाल गैस विक्टिम, कोई पेमेंट की जाती है, तो वो पेमेंट भी आपकी एग्जेम्प्ट होती है, उस पर भी उनको कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो अगेन यहां पर मैंने आपको ब्रीफ बता दिया है इसका, जस्ट आप रीडिंग करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो भोपाल गैस विक्टिम की पेमेंट वाला पार्ट मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। अगेन इट इज एग्जेम्प्टेड इनकम। कुछ छोटी सी कंडीशन है वो आप इसमें देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। इसके बाद आता है कॉम्पनसेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर। तो अगर कोई डिजास्टर हुआ और आपको उसका कंपनसेशन मिला, तो वो कंपनसेशन भी अगेन आपकी एग्जेम्प्ट इनकम हो जाएगी, बशर्ते आप कुछ कंडीशंस फुलफिल कर दीजिए। और यहाँ पर जो डिजास्टर का मीनिंग है वो भी अलग से बताया गया है कि डिजास्टर का क्या मतलब है। डिजास्टर का मतलब नहीं है कि आंधी आई और आपने कह दिया डिजास्टर हो गया। डिजास्टर का मीनिंग लॉ में लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन है कि डिजास्टर का मतलब क्या होगा। तो अगर आपको कंपनसेशन मिलता है ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर, तो वो भी आपकी एग्जेम्प्ट इनकम हो जाएगी, आपको कोई इनकम टैक्स नहीं पे करना है। दैट इज अगेन योर होमवर्क, जो आप एक बार घर से रीड जरूर करेंगे। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा सेक्शन है पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट अगर आप खोलते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं डिडक्शन के चैप्टर में आऊंगा, क्योंकि डिडक्शन में 80C में, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा यहीं, 80C में इसकी डिडक्शन मिलती है सुकन्या समृद्धि अकाउंट की। तो ये मैं वहां एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली द सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ऑल्दो सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक ऑलरेडी वीडियो अलग से बनी हुई है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्या है, उसमें क्या बेनिफिट होते हैं। आप वहां से भी उस वीडियो को देखिएगा, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी उस वीडियो को देख के। आपके इस कोर्स में तो उतनी काम नहीं आएगी, सिलेबस में भी काम नहीं आएगी, बट हाँ नॉलेज आपकी अच्छी खासी इंक्रीज हो जाएगी इन रेस्पेक्ट टू सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट से अगर आपको कोई पेमेंट मिलती है, मान लीजिए आपने अकाउंट खोला है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, जो कि आप अपने डॉटर के लिए खोलते हैं मेनली, तो वहां से अगर आपको कोई पेमेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, मैच्योरिटी मिलती है, तो वो मिलने वाला पैसा भी आपकी एग्जेम्प्ट इनकम हो जाएगी, उस पर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ये लिखा हुआ है इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन में, तो इसे भी आप होमवर्क में ही रीड करेंगे। इसके बाद आता है अगर आपको कोई एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिली है। एजुकेशनल स्कॉलरशिप का मतलब आप पढ़ने के लिए कहीं पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं और वहां से आपको स्कॉलरशिप ऑफर हो जाती है कि आप आइए हमारे खर्चे पर हम आपको पढ़ाएंगे, या हम आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट भी पे करेंगे ताकि आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो एजुकेशनल पर एक्सपेंसेस होने हैं वो आप मेंटेन कर पाए। तो वो एजुकेशनल स्कॉलरशिप आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड, वो भी आपकी एग्जेम्प्ट होती हैं। याद रखिएगा, ये स्कॉलरशिप भी आपकी एग्जेम्प्ट होती हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इसको भी आप घर से होमवर्क में ही रीड करेंगे। इसके बाद आती हैं दोस्तों पेमेंट्स टू एमपीज एंड एमएलएज। तो अगर आप एमपी और एमएलए हैं और आपको कोई पेमेंट्स मिलती हैं, तो वो पेमेंट भी आपकी एग्जेम्प्ट होती हैं फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट। कौन कौन सी पेमेंट एग्जेम्प्टेड है? तो सबसे पहली पेमेंट है डेली अलाउंसेस। डेली अलाउंसेस रिसीव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर आप एमपी हैं, मतलब पार्लियामेंट के मेंबर हैं, एमपी हैं, और आपको डेली अलाउंसेस मिलते हैं, चाहे आप स्टेट लेजिस्लेचर के हैं और एनी कमेटी, किसी भी कमेटी के हैं, तो उस केस में आपको डेली अलाउंस जो मिला है वो एग्जेम्प्ट है। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस टू एमपीज। तो अगर आप एमपी हैं और आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस मिले हैं, तो वो भी आपके एग्जेम्प्ट हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट।
Similarly, constituency allowances to MLA, this is also exempt under the Income Tax Act. तो एमपीज और एमएलए को जो डेली अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलते हैं, ये सभी एग्जेम्प्ट होते हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इस पर इनको कोई इनकम टैक्स नहीं पे करना होता है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 7 पर। अवार्ड फॉर द लिटरेरी, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक वर्क एंड अदर अवार्ड बाय द गवर्नमेंट, दीज आर आल्सो एग्जेम्प्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो इसको भी आप होमवर्क में ही रीड करेंगे। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल रीडिंग करेंगे, आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आ जाएंगी। और फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होगा तो मैं तो हूं, आप मुझसे पूछिए, टेलीग्राम पर पूछिए, व्हाट्सएप पर पूछिए, कॉल करके पूछिए, कोई इशू नहीं है। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट्स विद यू। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बहुत अच्छे से इनकम टैक्स लर्न कर पाएंगे। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स, पेंशन रिसीव बाय द रेसिपिएंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड। तो अगर किसी को गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं, जैसे वीर चक्र अवार्ड, अर्जुन चक्र अवार्ड, इस तरह के कुछ गैलेंट्री अवार्ड्स हैं हमारे इंडिया में जो डिफाइन है। आप नीचे देखेंगे तो मैंने लिखा भी हुआ है, परमवीर चक्र अगर किसी को मिला है, महावीर चक्र किसी को मिला है, वीर चक्र अगर किसी को मिला है, या कोई और गैलेंट्री अवार्ड जो कि नोटिफाई किया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो अगर किसी को कोई गैलेंट्री अवार्ड मिलता है और उसको जो पेंशन मिली है, वो पेंशन भी आपकी एग्जेम्प्ट इनकम हो जाएगी, उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। बहुत ही अच्छा सेक्शन है, मैंने बहुत अच्छे से लिखा भी है, एक्सप्लेन भी किया है। आप इसे होमवर्क में पढ़ेंगे, आपको ये पूरा सेक्शन समझ आ जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों, इनकम ऑफ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर हैं और आपकी कोई इनकम आती है, दैट इज आल्सो एग्जेम्प्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। उस पर आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है। दैट इज अगेन होमवर्क। इसके बाद है स्पेसिफाइड इनकम ऑफ अ सिक्किमीज इंडिविजुअल। तो अगर आप सिक्किमीज इंडिविजुअल हैं, सिक्किमीज इंडिविजुअल मतलब जो सिक्किम के कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जिन्हें स्पेसिफाई किया हुआ है, उनकी अगर कोई इनकम होती है स्पेसिफाइड इनकम, हर इनकम नहीं, ओनली स्पेसिफाइड इनकम, तो वो यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएंगी एज पर सेक्शन 10। वो यहां पर मैंने लिखी हुई हैं, इसको भी आप होमवर्क में ही रीड करेंगे। पेज नंबर 8 पर आएंगे तो टी बोर्ड सब्सिडी है, अगेन आपका होमवर्क है। मतलब अगर आप टी बोर्ड में एंगेज्ड हैं और वहां पर आपको सब्सिडी मिलती है सरकार से, तो वो आपकी यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर टी बोर्ड सब्सिडी इज योर होमवर्क। होमवर्क का मतलब है आपको जस्ट रीड करना है घर से, और इसमें ज्यादा बहुत कुछ नहीं करना है। सिंपल आप रीड करेंगे, आपको इस सेक्शन समझ आ जाएगा। और देखिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, जब आप ये आइटम्स पढ़ लेंगे, ये इनकम पढ़ लेंगे, तो आपको एग्जाम में रिटेन रहेंगी कि अच्छा ये पर्टिकुलर इनकम है जो कि स्पेसिफिकली सेक्शन 10 में लिखी हुई है, इस पर मुझे इनकम टैक्स नहीं देना है और इसको मुझे इनकम में इंक्लूड भी नहीं करना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये पढ़ा रहा हूं। इसके बाद आती हैं अदर सब्सिडीज। तो अगर आपको कोई और सब्सिडीज मिली है, दैट इज अगेन एग्जेम्प्ट। अगेन ये टी बोर्ड से ही रिलेटेड है, ये भी आपका होमवर्क है। इसके नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहां से आपके काम की बात स्टार्ट होती है, विच इज अ टैक्स हॉलिडे फॉर न्यूली एस्टेब्लिश यूनिट अंडर ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूं। जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको तभी बताया था कि ये चैप्टर आपका 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ टोटल इनकम, जो कि सेक्शन 10 में थी। दूसरा, इनकम न्यूली एस्टेब्लिश यूनिट ऑफ अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और मैंने आपको बताया था कि केवल पहले वाले 2 पार्ट आपके सिलेबस का पार्ट हैं, बाकी के 3 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। नाउ व्हाट वी हैव कवर्ड, वी हैव कवर्ड द पॉइंट नंबर ए, जहां पर सेक्शन 10 के अंदर लिखी हुई सारी एग्जेम्पशंस मैंने आपको बताई हैं कि ये एग्जेम्पशंस हैं जो आपके इनकम टैक्स में, आपके सिलेबस में है और एग्जेम्प्ट है फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट, मतलब वो आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। नाउ व्हाट वी हैव लेफ्ट,
पॉइंट नंबर बी, जहां पर मुझे आपको बताना है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के केस में कौन कौन सी इनकम है जो आपके इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, उन्हें कैसे एग्जम्पशन दी जाएगी। अगर यहां तक आपको बात समझ आ गई है तो मैं आगे का डिस्कशन करता हूं। आपको याद होगा जब मैं स्कोप ऑफ द टोटल इनकम बता रहा था तो वहां पर भी मैंने बोला था कि एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होती है। ये कहां लिखा हुआ है? देखिए, जब आप इस लिस्ट पर आएंगे तो इस लिस्ट में सबसे पहला सेक्शन लिखा हुआ है सेक्शन 10 सब क्लॉज 1, जिसमें लिखा है एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। तो एग्रीकल्चर इनकम भी आपकी एग्जेम्प्ट इनकम होती है। तो अब आप देखिए यहां पर आप नोटिस करेंगे जो मैंने आपको डिटेल में सेक्शन समझाए हैं वो बहुत कम है, जबकि ये लिस्ट बहुत ज्यादा की है। तो क्या है, आपके स्टडी मटेरियल में ये पूरी लिस्ट नहीं है। आपके स्टडी मटेरियल में रेलेवेंट सेक्शंस दिए हुए हैं, बट मैंने यहाँ पर पूरी लिस्ट रखी है ताकि ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो जाए और आपको एक एक पॉइंट समझ में आए, याद रहे, ताकि जब हम फाइनल एक क्वेश्चन करें कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का, वहां पर अगर कोई भी आइटम मेरे सामने लिखी हुई आए तो मैं आपको इसी लिस्ट पर वापस लेके आऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए वो पर्टिकुलर आइटम यहां लिखी हुई है जिसकी वजह से मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इसी तरह से हर वो आइटम मैं यहां देखूंगा और जो जो मेरे को एग्जेम्पशन मिलती होगी वो मैं यहां से क्लेम कर लूंगा। तो जो भी मेरी एग्जेम्पशन इस लिस्ट में होगी उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बेनिफिट उठाता रहूंगा और उसकी एग्जेम्पशन क्लेम करता रहूंगा। आई होप यहां तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी। अभी तक तो आपको कोई भी डाउट अगर है तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए, मुझसे पूछिए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा और उन सभी डाउट्स एंड कंफ्यूजन को क्लैरिफाई डेफिनेटली करूंगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद वापस आते हैं जो मेरा यहाँ से टॉपिक है विच इज अ टैक्स हॉलिडे फॉर अ न्यूली एस्टेब्लिश यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेक्शन 10AA। तो ये वाला टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन अ नेक्स्ट क्लास, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा कल। तो उस क्लास में मैं इस वाले टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा जिसमें मैं आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जो एग्जेम्पशन दी जाती है वो बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, देख लेता हूं इस चैप्टर में और क्या है। दिस इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दैट्स इट। और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, टैक्स एवेजन क्या होती है, टैक्स प्लानिंग क्या होती है, टैक्स मैनेजमेंट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या है एंड ऑल। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें, एक हमारा रूल है रूल 14D, रूल 8, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आई वुड टेक अप्रोक्सीमेटली 1.5 hour फॉर द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो टू कंप्लीट दिस चैप्टर, जिसमें मैं आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन की एग्जाम्पशन के बारे में और हमारे कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं इसी चैप्टर में वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देन फिर मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ इनकम अंडर हेड सैलरी, जो कि हमारा एक हेड ऑफ इनकम है और एक डेडिकेटेड चैप्टर भी है। तो कल की क्लास में आपके साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसके बाद छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स, इसमें हमारे पास कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं है तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। देन फिर मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा इनकम अंडर हेड सैलरी। तो आज की क्लास में केवल इतना ही था। आपसे बस एक उम्मीद करता हूं कि आप अभी तक का अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे और जो आपके डाउट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, वो आप मुझसे कनेक्ट होकर, चाहे आप टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए, चाहे आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाइए, वहां पर आप मुझसे पूछेंगे। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा। मैं नोटिस कर रहा हूं कि जो मैं क्लास अपलोड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोग उन क्लासेस को बहुत कम देख रहे हैं। मैंने नोटिस किया है कि जितने स्टूडेंट्स के मेरे पास रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उस अकॉर्डिंगली वहां पर व्यूज नहीं है। इट मींस स्टूडेंट्स क्लासेस नहीं देख रहे हैं, या हो सकता है वो 1-2 मिनट की वीडियोस देखते हैं उसके बाद उस क्लास को बंद कर देते हैं। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये क्लासेस आप लोगों के लिए ही आई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप लोगों के लिए। इवन आप लोगों के पास बुक मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ऐसे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ज्यादा से ज्यादा इन क्लासेस का फायदा उठाइए। वो सभी स्टूडेंट्स जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोचिंग नहीं जा सकते हैं या नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जा पा रहे हैं, चाहे कोई भी रीजन हो,
तो वो इन क्लासेस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। ये सभी क्लासेस आपको घर बैठे बिना किसी कॉस्ट के आपके पास पहुंचाई जा रही हैं, तो इन क्लासेस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। और साथ ही साथ ये क्लासेस उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो इसी सिचुएशन में है, जो क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन और ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन। तो आप उनके साथ भी ये क्लासेस शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटेंगे तभी आपका ज्ञान बढ़ेगा। अगर आप ज्ञान को एक तरफ रख लेंगे, आपका ज्ञान बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। ट्रस्ट मी, नॉलेज बढ़ती है जब आप उसको शेयर करते हैं। तो आप क्या करिए, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, आप किसी स्टूडेंट को पकड़िए, उसे वो कॉन्सेप्ट सिखाइए। नहीं सिखा सकते हैं, आप ये क्लासेस एटलीस्ट शेयर कीजिए उसके साथ, ताकि उसको भी उसका बेनिफिट मिल पाए। देखिए, ये जो बेनिफिट है आप इसे अकेले अपने पास मत रखिए, ये बेनिफिट स्प्रेड होने दीजिए। आप 4 लोगों को बोलेंगे, 4 लोग आपको दुआएं देंगे कि आपने हमारी हेल्प करी, इन क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट हम तक पहुंचाया। तो प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जितना आप कर सकते हैं, जितने लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं, वहां तक आप इन क्लासेस को पहुंचाइए। तो मिलता हूं जल्दी अगली क्लास में अपने नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़िए, और अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो वो आप मुझसे बेझिझक होके पूछिए। तो जल्दी मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।